Hello everybody, welcome back to exam series. My name is Absar Alam and you're watching NEET Pod. बहुत सारे लोगों ने आपने कमेंट किया कि वीडियो अच्छी लगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गेस में चाहिए, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा कराइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करूं। आप बने रहिए चैनल पे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस का इंतज़ार करते रहिए कि जैसे ही मेरी वीडियो आती है आप मुझे बताइए। आज के इस दूसरे लेक्चर में हमने फिर से 12 क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में आपको कहा था कि मैं 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, तो उनमें से आज फिर से हमने 12 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और वो आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक है। होपफुली कि इनमें से ही आपके ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व हो जाएं। तो आइए बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि वो 12 क्वेश्चंस जो है क्या क्या है और किस तरह से कौन कौन से एक्सप्लेनेशन छुपी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव में हमने आज की दूसरी वीडियो में बात करनी है, वो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। पहले तो यहाँ पे एक बात समझिए कि एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस कहते हैं, एक्चुअली ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन जब कोई सीड्स प्रोड्यूस होता है तो उस तरह के फैमिली को, उस तरह के प्लांट्स को या उस तरह के कैटेगरी को हमें यहाँ पहचानना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एस्टेरेसी, एक फैमिली का नाम दिया हुआ है, मस्टर्ड है, सिट्रस एंड मैंगो, नन ऑफ दीज। पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों पे, मस्टर्ड एंड सिट्रस एंड मैंगो की हम लोग बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक ही आपके पास ऑप्शन आता है, वो है एस्टेरेसी फैमिली, और इसे हम सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं। इसीलिए इसका एग्जाम्पल जो है वो सनफ्लावर भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स है जिसमें बहुत सारे जेनेरा आते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पहले तो ये समझिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है क्या। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और एक तरीके से कंगारू जो होते हैं उसी टाइप के दिखते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें एडेप्टिव रेडिएशन क्या, एडेप्टिव रेडिएशन जो है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में हुआ वो इनमें से किसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे दो चीजें आपको समझाना है। पहली बात तो ये है कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, और जो ऑप्शन में दिया है कि इवोल्यूशन के जैसे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट है उनको भी हम समझेंगे। पहली बात यह कि जो एडेप्टिव रेडिएशन है, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई बदलाव होता है किसी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के थ्रू या किसी इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह चले जाते हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और इन्वायरमेंट के एडप्ट करने के लिए। तो जब दूसरी जगह में जाते हैं तो वहाँ के टेम्परेचर को वो एडप्ट करते हैं। और एक एग्जाम्पल समझिए, अभी हमारे यहाँ सर्दी है और यहाँ से आप कश्मीर या हिली स्टेशन कोई भी जाएंगे तो आपका टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से और कम हो जाता है, यानी आपको एडप्ट करना पड़ता है वहाँ के टेम्परेचर से, वहाँ के तापमान से। तो ऐसे एडप्टेशन को हम लोग एक तरीके से इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से जब बहुत सारे समय तक किसी ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारा समय तक किसी इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करता है, इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एडप्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें कुछ अलग तरीके का इवोल्यूशन होने लगता है। और वो इवोल्यूशन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, साल्टेशन, नन ऑफ दिस। इन दोनों में से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंट समझिए, कोई एक पॉइंट है और यहां से कोई चीज निकल रही तो ये डाइवर्ज हो रही है, लेकिन कोई एक प्लेस है और यहां पे कुछ इस तरह से एडेप्टेशन हो रही है, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट, यानी किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कन्वर्जन और डाइवर्जन जो है। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है
वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। आपको ध्यान देना है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे हुए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और वो थर्ड क्वेश्चन है साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, यानी साइलेंसिंग का मतलब होता है, वैसे तो इसका मीनिंग देखें तो चुप होना, यानी साइलेंसिंग ऑफ जीन, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कंट्रोल किया जा सकता है या उसे बंद किया जा सकता है। किसके द्वारा? थ्रू, कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, इनमें से किसका? शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए, एंटीसेंस आरएनए, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। इसकी बात छोड़ दीजिए। और हमने आपको पहले भी कहा है कि एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। इस प्रोसेस को वैसे तो हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, या हिंदी में इसे रूपांतरण। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं, और डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं या जो साइलेंसिंग है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए का जो जेनेटिक कोड, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो आरएनए में या मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर हो जाती है, और वही जो मैसेंजर आरएनए पे इंफॉर्मेशन आती है जब उसे प्रोटीन में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट टाइप्स के जेनेटिक कोड के माध्यम से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? साइलेंसिंग, यानी जब एमआरएनए से कोई भी प्रोटीन बनेगा तो वहां पे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी जीन के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएंगे, तो वो जो जीन का एक्सप्रेशन है उसे ही नहीं आने दिया जाएगा। किस तरह से? वो कह रहे हैं कि शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए, एंटीसेंस आरएनए। अब यहाँ कोई भी आरएनए है और इसमें कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है, अब कह रहे हैं कि शॉर्ट इंटरफेयरिंग, यानी कोई ऐसा स्मॉल आरएनए आ जाए शॉर्ट इंटरफेयरिंग कि इस आरएनए के फंक्शंस को इंटरफेयर कर दे, तो जाहिर है ये जो कोड होने वाला है वो नहीं होगा। इसी तरह से एंटीसेंस आरएनए, कोई ऐसा आरएनए लेके आए कि इसके एंटीसेंस बन जाए तो इसका प्रोटीन ना बन करके दूसरे का प्रोटीन बन सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो मैसेंजर आरएनए है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जिसको एक्सप्रेस होना है, उसका जो है रूपांतरण या ट्रांसलेशन ना हो पाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइलेंसिंग। तो वो किस तरह से अचीव किया जा सकता है? करें शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए, एंटीसेंस आरएनए, ये दोनों ही प्रोसेस से, तो आंसर वुड बी ए एंड बी बोथ। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है सोनालिका एंड कल्याण सोना और हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ। कह रहे हैं कि सोनालिका एंड कल्याण सोना ये बहुत ही ज्यादा उत्पादक और डिजीज यानी रोग प्रतिरोधकता वाले उत्पाद है, लेकिन ये किसके हैं ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल सा है जी, बहुत ज्यादा आपने कई बार सुना होगा। राइस है, वीट है, मेज है, कॉटन है, कॉटन है। तो ये जो बेसिकली हम लोगों का ऑप्शन है, इसमें बहुत दफा हमने पढ़ा है कि ये वीट के कैटेगरी में आता है। सोनालिका कल्याण सोना जो है ये वेराइटी ऑफ वीट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फर्टिलाइजर, यानी निम्नलिखित में से कौन से बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक नहीं होते हैं। फर्टिलाइजर आपको पता है कि बेसिकली हम लोग सॉइल में इसे देते हैं और जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। बायो फर्टिलाइजर का मतलब कहीं ना कहीं हम जीवों को, कहीं ना कहीं हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। तो उनमें से आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है एज़ोटोबैक्टर, बैसिलस थुरिंजेंसिस, क्लॉस्ट्रिडियम एजोला, इन चारों में से अगर बैसिलस थुरिंजेंसिस की बात की जाए तो आपको पता है ये बीटी कॉटन में पाया जाने वाला एक तरीके से बैक्टीरियम है जो कि क्राई प्रोटीन को रिलीज करता है। तो इसको छोड़ दिया जाए तो इन सभी ये सारे के सारे जो है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। एज़ोटोबैक्टर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर विल बी
बैसिलस थ्रोइंजेंसिस, या इसे शॉर्ट में बीटी कॉटन या बीटी भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार बोर्ड में अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिंपली आपको थोड़े से लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन ही आप अगर पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा। अ न्यू काइंड, प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं, कह रहे कि अ न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस, नए तरह के फूड एलर्जेंस है क्या, सेफ एंटीबायोटिक्स हैं, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है, कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स है। इन चारों में से देखिए, आप लोग बहुत सारे मॉडल्स पेपर पढ़ रहे होंगे अभी, आपको मैंने कई सारे देखे, कई सारों में जो सॉल्व्ड है उसमें आंसर इसमें गलत लिखा हुआ है, सेफ एंटीबायोटिक्स। आपको ध्यान देना यार, ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, एक्चुअली दीज आर दी प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो होते हैं लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, जो आपके लिए लाभदायक होते हैं। आपको केयरफुल रहना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं या कोई भी मॉडल पेपर फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे उनके आंसर जो है वो गलत दिए हुए हैं। मैंने भी कई देखे, उनमें बहुत सारे में सेफ एंटीबायोटिक्स दिए हुए हैं, इसीलिए आपको 3-4 सोर्सेज से उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, उसके बाद आप उस चीज को फॉलो कीजिए। तो यहां पे आंसर हो जाएगा लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। ये आपके सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है, आपको प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एनीवे, जैसे जो आपका बेनिफिशियल बैक्टीरियम में बहुत सारे आते हैं, जैसे हम अब बात करें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, तो इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरियम को, इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया को एज ए प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल किया जाता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रीटेड बाय बैसिलस थ्रोइंजेंसिस। अभी जैसे मैंने कहा बैसिलस थ्रोइंजेंसिस, अब देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मतलब एक आपने याद रखा तो आपको 3 क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा। अगर एक टॉपिक छोटा सा आपको याद है तो 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रीटेड बाय बैसिलस थ्रोइंजेंसिस, तो जिसने भी बैसिलस थ्रोइंजेंसिस के बारे में पढ़ा होगा उसमें क्राई प्रोटीन के बारे में आता है, टॉक्सिन के बारे में आता है। तो कह रहे हैं कि टॉक्सिक प्रोटीन कौन सा है, टिबिलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर विल बी क्राई प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ऑल द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। कह रहे हैं कि जो ओजोन लेयर, ओजोन परत है, उसकी जो थिकनेस है उसको किस यूनिट में मापा जाता है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है। बस इतनी सी बात है, आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, डॉप्सन यूनिट से उसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा भी आप कहीं पे भी देखेंगे तो ओजोन लेयर को मापने का, उसकी मोटाई को मापने का एक ही यूनिट है और वो है डॉप्सन यूनिट। देखिए ढूंढ लीजिए कहीं पे है, देखिए पहला ही आंसर है डॉप्सन यूनिट। बाकी आपको ध्यान नहीं देना है, आपको याद रखना है डॉप्सन ओजोन, डॉप्सन ओजोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। मैं ये क्वेश्चन नहीं डालने वाला था, लेकिन ये इतनी बार पूछा जा चुका है ना कि एकदम सिंपल सा है जी, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। देखिए आपके घरों में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गाड़ियां हैं, एसी हैं, तो उनमें से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, CO2 हमें मिल जाता है, मीथेन भी मिल जाता है। तो ये सारी गैसेस को जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस के कैटेगरी में रखते हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर होते हैं, तो मैंने सोचा कि डाल दिया जाए क्योंकि बहुत दफ़ा ये पूछा गया है, इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग में से आपको ध्यान देना है। ये वैसे ये डालने वाले नहीं था, मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ये कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन ना पूछूं, बहुत तुच्छा टाइप का क्वेश्चन है। एनीवे, बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है टाइचुंग इज अ वेराइटी ऑफ। नाम थोड़ा सा है ना अलग, इसीलिए आपको अलग तरीके से ध्यान में रखना है कि ये कुछ डिफरेंट नाम है, तो जाहिर है आपके इंडिया को तो नहीं लग रहा है। तो कह रहे हैं कि टाइचुंग इज अ वेराइटी ऑफ, ये किस चीज का वेराइटी है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये टाइचुंग जो है ये ताइवान में चलने वाला या ताइवान की वेराइटी है राइस की। तो बाकी चीजें भूल जाइए, शुगर केन, मेज, व्हीट, आपको याद रखना है राइस। ठीक है, पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। तो टाइचुंग, टाइचुंग ताइवान से याद रखना है टाइचुंग, और आपको पता है कि ये चावल की वैरायटी है राइस की। तो 10वां क्वेश्चन हमारा है
टाइचिंग इज अ वेराइटी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉयल वी में यूज, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सॉयल में, मृदा में हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, साइनोबैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। अब आइए ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, निमेटोड्स, व्हीट प्लांट। ये सारे ऑप्शन आपके गलत है, निमेटोड्स भी नहीं, प्रोटोजोन्स को भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आंसर इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। एनीवे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है क्राई 1AB कंट्रोल्स। देखिए बैसिलस थ्रोइंजिनसिस से कहानी शुरू हुई थी, एक ये क्राई प्रोटीन के बारे में पूछ लिया। अब फिर ये क्राई प्रोटीन जो है वो किस काम के लिए आता है। देखिए बैसिलस थ्रोइंजिनसिस जो होता है इसके पीछे भी लंबी कहानी कभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसकी खोज हुई और क्यों क्यों ये आया। एनीवे, जो क्राई प्रोटीन होती है, जो बैसिलस थ्रोइंजिनसिस होती है, ये बैक्टीरियम है जो कि एक तरीके के प्रोटीन क्रिस्टल्स को रिलीज करते हैं जिसका नाम है क्राई प्रोटीन या क्राई। और ये भी कई टाइप के होते हैं, क्राई 1A B C इस तरह से करके। और इस क्रिस्टल प्रोटीन, ये क्रिस्टल प्रोटीन्स जो होती हैं ये एक तरीके से टॉक्सिक होता है। और जब टॉक्सिक होता है, कोई इंसेक्ट इसमें प्लांट में बैठता है तो ये क्या करता है, इंसेक्ट को मार देता है। इसीलिए इस बैसिलस थ्रोइंजिनसिस को या BT को जो है कॉटन में इस्तेमाल किया जाता है और GMO के रूप में। जैसे कॉटन हमारे देश में यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है, आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का वर्ल्ड में, इवन इंडिया में है। तो वो किस लिए हुआ, ये सिर्फ BT के कारण हुआ है। ये मैं कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बेसिकली क्राई 1AB को जो इस्तेमाल किया जाता है वो है बेसिकली कह रहे कि क्या है, कॉर्न बोरर, व्हीट रस्ट, कॉटन इंसेक्ट्स, मेज हाइट इंसेक्ट। तो आंसर विल बी कॉर्न बोरर। जो कॉर्न के छेद करने वाले या इंसेक्ट जो होते हैं, कॉर्न बोरर्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्राई 1AB का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये 12 क्वेश्चंस थे और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 12 क्वेश्चंस बताए थे। 24 हमारे हो चुके हैं। वी आर वेरी क्लोज टूवर्ड्स द 100 क्वेश्चंस और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको ये 100 क्वेश्चंस के बाद शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर में जाएंगे। देखिए हमें मोटिवेशन तभी मिलती है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। यार मैं वीडियो बनाऊं और कोई देखे ही ना तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकती है, हमें मोटिवेशन नहीं मिल सकती है। तो आपको अगर लगता है कि आपको कहीं तरीके से मैं फ़ायदा पहुंचा पा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए और काम करना चाहिए। तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूं, मैं आगे आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आता रहूं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना मोटिवेटेड रखते हैं। वरना एक वीडियो बनाने में आपको पता है बहुत सारा मेहनत लगता है और बहुत सारी जो है मेहनत लगती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक बताइए। भलाई हो सकता है, बुराई तो आप कर नहीं रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।